हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी एक जो नई वैकेंसी आई है बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। और ये पद है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया गया है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 1 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक ये चलेगा। तो हम लोग इसके कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं, जो आप इसका जो नोटिफिकेशन आया, एडवर्टाइजमेंट आया, उसको देख सकते हैं। आप इसको बिहार एसएससी का वेबसाइट है, उस पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, biharsc.bihar.gov.in। ये आपका वेबसाइट का एड्रेस है। तो इसमें आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो पद जो है वो है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। पद की बात की जाए तो पद बहुत अच्छा पद है, एक प्रखंड का है और एक बहुत अच्छा पद है, सम्मानजनक। इसका वेतन सैलरी भी है, वेतन लेवल 7 है। और साथ साथ इसका कार्य प्रणाली भी जो है, वर्किंग सिस्टम बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता, बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता, बहुत अच्छा ढंग से ये पद का जो है काम किया जाता है। हम लोग जिस पद पे हैं तो हम लोग के साथ ही मिलकर ये काम करते हैं, तो हम लोग बेहतर ढंग से इस पद के लिए जानते हैं। तो बहुत अच्छा पद है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए, इसका योग्यता है। पास कोर्स के रूप में जो उक्त विषयों के से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय के साथ, यानी जो कहते हैं सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद के लिए वो योग्य होंगे। मतलब पास कोर्स के रूप में भी अगर उनको सब्जेक्ट मिलता है तो दरअसल ये आपका बेसिक चीज हो गया कि आपका पदनाम, वेतन और योग्यता क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल जो पद है, कुल पदों की संख्या है 682, जिसमें कि 231 जो है महिलाओं के लिए है और 14 जो है स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोते हैं तो उन सभी के लिए आरक्षित है। उसके अलावा दिव्यांगता की प्रकृति के आधार पर उन सभी को छूट दिया जाएगा और सभी रिक्तियां जो है वो घट बढ़ भी सकती है इसमें। इसको फाइनल अभी तक नहीं किया गया, लेकिन मान के चलिए इसमें बढ़ेगा ही, घटने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि अभी सभी जगह जो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का जो सीट है पूरी तरह से वैकेंट है। बहुत जगह दिक्कत हो रही है, चार चार पांच पांच ब्लॉक का कोई एक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी उसको मैनेज कर रहा है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2010 को सरकार द्वारा जो निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हो और उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते, तो वो भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग का जो पत्रांक दिनांक है उसके आधार पर इस परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। तो न्यूनतम जो एज है वो है 21 वर्ष और अधिकतम एज जो है वो है अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और SC ST पुरुष एवं महिला के लिए है 42 वर्ष। और सभी दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं कोटि के, उन सभी को 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। तो ये हो गया उम्र सीमा का। तो आप अपना योग्यता देख लेंगे और ये जो उम्र सीमा माप किया जाएगा वो किया जाएगा जो आपका प्रमाण पत्र है, मैट्रिकुलेशन या उसका समतुल्य प्रमाण पत्र, उसमें जो जन्म तिथि अंकित है उसी के आधार पर उसका मान्य किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कार्य अनुभव की बात करती है, तो कार्य अनुभव का जो गणना है ना वो 31/3/2025 के आधार पर किया जाएगा। और इसमें मतलब है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के बाद उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा जो आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम जो है कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे, यानी 5 वर्ष का ही उनका एक्सपीरियंस को देखा जाएगा और उसी के आधार पर मार्क्स वगैरह जो कैलकुलेट किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 5 नंबर दिया जा रहा है, तो इस तरह से टोटल हो जाएगा। टोटल अधिकतम जो है 25 वर्ष, 25 नंबर जो है इसका जुड़ सकता है और 75 नंबर आपका अलग से रिटेन का होगा। तो हम लोग इसके आगे बात करते हैं। अब चयन की प्रक्रिया की बात करें तो चयन की प्रक्रिया जो है वो लिखित रूप से होगा। तो जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमान्यता है वो है 75 नंबर और संविदा के आधार पर कार्य करने के जो निमित्त अधिकतम अधिमान्यता तभी मान्य होगी जबकि उस पद पे संविदा पद पर नियुक्ति की गई हो। जिनको संविदा पद पर नियुक्ति की गई है उनके लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक जोड़ा जाएगा। इस तरह से उनको टोटल 25 नंबर होगा। तो इस तरह से उनका जो चयन अभ्यर्थी जो होंगे उनका जो मेगा सूची जो है ये 100 नंबर पर तैयार होगा, जिसमें 75 नंबर उनका रिटर्न में लाना ही होगा और 25 नंबर इसका मैक्सिमम है। लेकिन इसमें कोई 1 वर्ष अनुभव है, 2 वर्ष अनुभव है, मैक्सिमम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 5 से ज्यादा भी रहेगा तब भी उनको 25 नंबर ही मिलेगा। तो इस तरह से टोटल 100 नंबर का उनको मेघा सूची तैयार किया जाएगा। इसमें उनकी वरीयता क्या होती है।
उसका कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा उसके आधार पर दिया गया। हालांकि ये सब बाद की चीज़ें, अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है। अभी आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में आप अपनी योग्यता यानी जो ग्रेजुएशन का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हुए आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद तैयारी में लग जाइए। ये सब एक्सपीरियंस वगैरह इसको लेकर बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि एक्सपीरियंस वालों का ही सिर्फ हो रहा है, बाकी लोग का नहीं हो रहा। तो इस सब चीज़ों के भ्रम में आपको नहीं पड़ना है, आपको अपना एग्जाम पे फोकस करना है। बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला, बहुत अच्छा मौका मिला, इसको आप लोग गंवाइएगा नहीं। तो इसमें कुल प्रश्न जो होंगे, जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में होगा, तो जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उनको 1 अंक काट लिया जाएगा। और परीक्षा की अवधि जो है वो है 2 घंटा 15 मिनट। तो इस तरह से इसको पहले आप लोग समझ लीजिएगा। परीक्षा का जो क्वेश्चन होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। अगर हिंदी में कुछ गलत अगर पाते हैं तो अंग्रेजी के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा, कि अंग्रेजी में जो लिखा होगा उसी को सही माना जाएगा। तो ये हो गया आपका परीक्षा का एक पैटर्न, जिसको आप समझ सकते हैं कि आपका 150 नंबर का एग्जाम होगा, मतलब 150 क्वेश्चन होगा। प्रत्येक से एक सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर गलत होता तो 1 नंबर काट दिया जाएगा। इसके लिए समय 2 घंटा 15 मिनट है। मेघा सूची में समान प्राप्तांक, अगर मान लीजिए कि मेघा सूची में जो समान, मैंने दोनों का दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स को सेम नंबर आता है, तो उनको जन्म तिथि के आधार पे जो सीनियर होंगे, जो ज्यादा उम्र के होंगे, उनको वरीयता दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि उनका उम्र भी सेम हो जा रहा है, तो वैसी स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेघा क्रम में उनको स्थान दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। तो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए है कि अनारक्षित कोटा के लिए है 40%, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग के लिए है 36.5। उसी तरह से सभी का जो है ये अलग अलग कोटि वार जो है न्यूनतम अर्हतांक है, मतलब आपको मिनिमम इतना मार्क्स लाना होगा। इससे कम नंबर लाते हैं तो आपका कॉपी नहीं चेक होगा, आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो सभी वर्गों के लिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, इतना तो सब आप लोग ला ही देंगे आसानी से। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क सभी के लिए अलग अलग है। जैसे कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनके लिए है 135 रुपया। सभी दिव्यांग श्रेणी के लोगों के लिए है 135 रुपया। और सभी श्रेणी के महिलाएं, सिर्फ बिहार के निवासी जो है उनको 35 रुपया। लेकिन राज्य के बाहर के अगर सभी श्रेणी के जो है अभ्यर्थी, पुरुष या महिला दोनों हो, जो इस राज्य के बाहर है, उनको 540 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके अलावा प्रोसेसिंग चार्ज, सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से इसको दिया जाएगा, तो वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क जो है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक आपको जमा कर देना है। परीक्षा की प्रकृति के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। इसमें लगभग 40,000 से अधिक आवेदन अगर प्राप्त होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में भी आयोजित की जा सकती है एवं विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के लिए स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन जो कहते हैं, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए तैयार की जाएगी। तो स्वाभाविक है 40,000 से कम तो नहीं, 40,000 से ज्यादा ही फॉर्म भरा जाएगा और काफी ज्यादा अभी स्टूडेंट्स को काफी समस्या से सामना करना पड़ रहा है। तो फॉर्म तो ज्यादा आएगा ही, तो इसका आप समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन का भी प्रक्रिया फॉलो किया सकता है। और जो प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से जो रिक्तियां हैं उसका 5 गुना के बराबर अभ्यर्थियों को चयन मुख्य परीक्षा के लिए होगा। कि मान लीजिए कि आपका टोटल मान लीजिए कि एक सीट है, तो एक सीट के 5 गुना जो है वो मेंस में लिया जाएगा, यानी प्रीलिम्स में क्वालिफाई करके इतना व्यक्तियों को लिया जाएगा एक सीट के लिए। और फिर मेंस परीक्षा में 5 में से 4 को हटाया जाएगा और 1 को फाइनल चुना जाएगा। तो इस तरह से मेघा सूची तैयार किया जाएगा। और इसका जो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस है सामान्य अध्ययन, ये हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा का, जिसमें कि एक पत्र होगा सामान्य ज्ञान, जिसमें कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता, कम्प्रहेंसिव लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, तो ये सबसे संबंधित एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें ये सारा चीज इंक्लूड है। यहाँ पे बात करें अगर हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस का, तो पूरा सिलेबस का विवरण इसमें दिया हुआ है, आप लोग बहुत आसानी से इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में जो है वो इसमें 2 पेपर होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी, पहला होगा हिंदी, जो भी अभ्यर्थी हिंदी जो कि क्वालिफाइंग होगा उसमें 30% से ज्यादा अंक लाएंगे, उन्हीं का दूसरा पेपर जो हमारा सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान सब का होगा, उसका पेपर जांच होगा। यानी आपको मेंस में एक पेपर हिंदी हो गया और दूसरा जो पहला पीटी में था वही था रहेगा, यानी जीएस रहेगा। जीएस में वही सेम सिलेबस रहेगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और
कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इसका थोड़ा स्टैंडर्ड जो है थोड़ा इसका बढ़ जाएगा। बाकी इसमें जो पैटर्न है प्रीलिम्स वाला ही इसमें पैटर्न फॉलो किया जाएगा। बस खाली हिंदी इसमें अलग से जोड़ दिया गया है मेंस के लिए, जिसमें कि 30% आपको मिनिमम लाना ही होगा। बाकी आरक्षण का जो लाभ है वो जो नॉर्मल जो और जगह है जो होता है उसी तरह से आपको जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, जो एनसीएल होता है या फिर ईडब्ल्यूएस, ये सारे प्रमाण पत्र आप अपना तैयार कर लेंगे फॉर्म भरने से पहले। और उसके बाद में ही मतलब सारा डॉक्यूमेंट आप पहले तैयार कर लें, क्योंकि आपका 1 अप्रैल से अगर फॉर्म भरा रहा है तो 1 अप्रैल के पहले आपके पास सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी रहना चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो या फिर एक्सपीरियंस हो, जो भी हो, संविदा के आधार पर अगर काम किए हैं तो उनके आधार पर जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी अपना प्रमाण पत्र तैयार कर लेंगे। और इसके अलावा बहुत सारा अब इंस्ट्रक्शन है कि गलत सूचना देते हैं या फिर पैरवी करते हैं तो उसको अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी, ये सब चीज़ें हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संबंधित तिथि की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 में ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए अंतिम जो तिथि है वो है 19 अप्रैल 2025 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है 21 अप्रैल 2025। मतलब मान लीजिए 19 तक उनका पेमेंट हो गया लेकिन किसी वजह से फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया तो उनको 21 तक समय रहेगा, वो 21 तक वो अपना ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट आपको 19 तक हर हालत में कर देना है। उसके अलावा जो जो योग्यता संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो सब अपना कलेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, इसमें सारा कुछ जो दिया हुआ उसके हिसाब से कोई बड़ा इशू नहीं है। अंतिम तिथि के बारे में हम लोग बात कर ही लिए हैं और 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक की रात्रि यानी 11:59 तक के सर्वर टाइम रहेगा और इसके वेबसाइट पे भरा जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप 21 अप्रैल का इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, बहुत सारा प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता सर्वर, तो ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो ये आपका सब दिन के लिए अफसोस रहेगा कि मैंने फॉर्म ही नहीं भर पाया, ये कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा और इस एक्सक्यूज को बिहार एसएससी इसको नहीं मानेगी। इसी कारण आपको ध्यान देने की जरूरत है कि फॉर्म एकदम ससमय 1 अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल तक आप अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार कर लें, ठीक है। वो आपका 1 अप्रैल तक का आपका डेट मान कर चलिए और फिर 1 अप्रैल के बाद में आप उसको फॉर्म भरने की प्रक्रिया में लग जाइए और 19 अप्रैल आपका जो है वो आपका लास्ट डेट है पेमेंट का, तो ये पेमेंट भी आप लोग सही समय पे इसको कर दीजिए। तो इतना 19 अप्रैल तक आपको वेट नहीं करना है, पहले ही पेमेंट करके पहले ही फॉर्म सबमिट करके बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाए। और इसका फॉर्म जो है भरते समय बहुत सावधानी रखना, अगर एक बार सबमिट हो गया तो उसको दूसरा मतलब कुछ उसमें चेंजिंग नहीं किया सकता है और ना ही उसको दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। दोबारा फॉर्म भरते हैं तो उसको गलत करा दिया जा सकता है, उसको रद्द किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि सबमिट करते समय सभी को मिला लीजिएगा, नाम, पिता का नाम, डॉक्यूमेंट जो दिया गया है सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ क्लियर कट सब मिला लीजिएगा, तभी फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कीजिएगा। जहां भी अगर आप साइबर कैफे से भरवाते हैं तो वहाँ पे आप खुद स्वयं बैठे रहिएगा और एक चीज़ को मिलान कर लीजिएगा। अगर खुद से भरते हैं तब तो आप शाम के समय भर सकते हैं, रात में भर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होके आराम से एकदम और कूल माइंड होके भरेंगे, ताकि इस तरह की जो छोटी छोटी जो गलतियां होती है ये आपका बहुत बड़ी गलती बन जाती है और इसको पछताने से भी कोई फायदा नहीं है, आपको अफसोस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप सब लोग तैयारी में लगे रहें, किसी प्रकार का और भी गाइडलाइंस हम लोग जो है समय समय पे आप लोग को देते रहेंगे और आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।